आज हम करेंगे नागार्जुन जी की कविता सिंदूर तिलकित भाल। सिंदूर तिलकित भाल। सिंदूर एक सुहागिन जो अपने माथे पर श्रृंगार के समय उसे सुशोभित करती है, तो कवि कहता है कि सिंदूर तिलकित भाल, अर्थात वो अपनी पत्नी को संबोधित करता हुआ इस कविता को लिखता है। तो लिखता क्या है, थोड़ा दर्द से शुरू होती है कविता। कैसे? घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समझ? कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काम? चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। याद आता है मुझे तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। मुझे तुम्हारा सिंदूर लगा हुआ वो मस्तक बहुत याद आता है। अभिप्राय क्या कहना चाहता है कवि अपनी पत्नी से कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है ढाल, कि मैं तुमसे अलग हूं, इसलिए अलग नहीं हूं कि मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूं। मैं तो इसलिए अलग हूं क्योंकि जिंदगी की विषम परिस्थितियों ने मुझे तुमसे अलग होने पर मजबूर कर दिया है। मैं इसीलिए अकेला हूं और तुम्हें याद कर रहा हूं। कौन है वह व्यक्ति? कौन है वह व्यक्ति जिसे समाज नहीं चाहिए? समाज क्या है? बहुत से लोगों का समूह जो मिलकर जीता है, मिलकर उन्नति के मार्ग पर चलना चाहता है। कहते तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रहना चाहता, जो लोगों के साथ मिलकर नहीं जीना चाहता? कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काम? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरे व्यक्ति से काम नहीं पड़ता? एक कहावत है, हाथ से हाथ धुले है, हरियाणा में बोलते हैं हाथ से हाथ धुलता है। मतलब ये कि अगर आपको दोनों हाथ धोने हैं, तो अगर आपको एक हाथ भी धोना है तो दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है आपको हाथ को धोने के लिए। एक हाथ भी आप अकेला नहीं धो सकते, तो अपनी पूरी जिंदगी आप अकेले कैसे जी सकते हो? तो कवि कहता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे हाथ की, जिसे सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। अभिप्राय क्या है कि जब भी कवि अपने पाठक से या अपने श्रोता से एक सवाल पूछता है, तो वो कहना तो चाहता है कि हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अकेला जी सकता हो, पर समाज के आगे वो प्रश्न छोड़ देता है। इसलिए छोड़ देता है क्योंकि कुछ लोग शायद ये कहना चाहेंगे नहीं नहीं, हम तो जी सकते हैं अकेले। तो कवि कहता है कि शायद जी तो नहीं सकता, पर एक आध कोई जी सकता हो तो उसके लिए वो अपना एक वाक्य नहीं बोलता, एक आदेश नहीं देता, एक वर्डिक्ट नहीं देता। चाहिए किसको नहीं सहयोग, कौन है जिसे सहयोग ना चाहिए हो? कौन है जिसे सहवास ना चाहिए? कौन है जो किसी के साथ रहकर जीना ना चाहता हो? अर्थात हर व्यक्ति सहयोग चाहता है, हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ चाहता है। कौन चाहेगा कि उसका शून्य से टकराए ये उच्छ्वास? कहते कौन व्यक्ति चाहता है कि वो आह भरे और वो दीवार को टकराए और वापस लौट आए? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि दुख में कोई ना कोई व्यक्ति उसके साथ जरूर हो, और एक मैं हूं जो इतनी भीषण परिस्थिति में भी अकेला बैठा हूं और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ ना विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं ना साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवरोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती हो प्राण, मैं हो गया हूं नहीं पाषाण। तो कवि कहता है कि मैं पत्थर दिल नहीं हो गया। ऐसा नहीं कि मैं पत्थर हो गया हूं और मुझे कोई कहीं भी रख दे तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता। इसी के विरोध का आभास देती हुई एक और कविता लिखती है। कहता है, कौन कहता है पत्थर दिल इंसान रोया नहीं करते? कौन कहता है पत्थर दिल इंसान रोया नहीं करते? मैंने तो पहाड़ों से
झरनों को फूटते देखा है। कौन कहता है पत्थर दिल इंसान रोया नहीं। तो कवि कहता है कि मैं पाषाण नहीं हूं, लेकिन ये उसका दूसरा अर्थ लेता है। यहाँ लोग कहते हैं कि ये तो पत्थर दिल है, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है, जिसके ऊपर पानी भी कोई असर नहीं डालता, ऊपर से गुजर कर चला जाता है और पत्थर सूखे का सूखा रह जाता है। कवि कहता है हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, मैं ऐसा पत्थर नहीं हो गया हूं जिसे कोई कहीं भी डाल दे, जिसके के ऊपर कोई असर नहीं होता, वो कोई विरोध नहीं करता। कहता मैं ऐसा नहीं हो गया हूं जिससे किसी के अनुरोध का, किसी की अर्चना का, किसी के प्यार का कोई असर ना पड़ता हूं। मैं ऐसा नहीं हो गया हूं, वेदना ही नहीं उसके पास। मैं ऐसा पत्थर नहीं हूं जिसके पास कोई दर्द ना हो। कहता है फिर उठेगा कहां से निश्वास। कहता है जिसके पास वेदना ही नहीं होगी उसकी आह कैसे उठेगी। वेदना होती है, दुख होता है, दर्द होता है, तभी तो हम कहते हैं वो ऐसा कैसे हो गया। तो कहता है फिर उठेगा कहां से निश्वास। मैं ना साधारण, मैं कोई साधारण नहीं, सचेतन जंतु। मैं तो एक सचेतन, जिसमें चेतना है, ऐसा जंतु हूं। यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं जहां पर चेतना है। यहाँ पर हाँ भी है, ना भी है, किसी का सकारात्मकता भी है, नकारात्मकता भी है, किंतु भी है, परंतु भी है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। यहाँ पर हर्ष भी है, खुशी भी है, यहाँ पर विषाद, यहाँ पर दर्द भी है, यहाँ पर चिंता भी है, सोच भी है, यहाँ पर क्रोध भी है, यहाँ पर आवेश भी है। कवि कहता है यहाँ पर सुख और दुख का क्या है, अवबोध भी है। महसूस भी होता है कि अब मैं सुखी हूं, अब मैं दुखी हूं। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान। यहाँ पर हर चीज सामने भी है, मैं अनुमान भी लगा सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पर स्मृति भी है, यहाँ पर यादें भी हैं, यहाँ पर विस्मृतियां भी हैं, सब कुछ भूल जाने का भाव भी है। सभी के स्थान सब कुछ है, तभी तो तुम याद आती हो प्राण। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। कहते हैं कवि कि तभी तो तुम मुझे याद आती हो, मैं पत्थर दिल नहीं हो गया। अब कवि क्या है, विदेश में बैठा है अपनी पत्नी, क्योंकि ये बहुत उस समय की बात है जब फोन भी नहीं होते थे, जब एक पत्र ही आता था एक के पास दूसरे का हालचाल बताने के लिए। वो शायद महीने बाद भी आ सकता था, तो क्योंकि विदेश का पत्र था, अंतर्देशीय पत्र ही महीनों में मिलता था, तो अंतर राष्ट्रीय पत्र तो और भी ज्यादा समय लेता था। तो कवि कहता है यहाँ सब कुछ है, अर्थात मेरा ये जीवन इतना विराट है, मेरी ये सोच इतनी विशाल है, जहां पर सबके लिए स्थान है। अगेजी भी लिखते हैं ना कि जीवन है इतना विराट जहां सबके लिए स्थान, सबके लिए है जगह। तो यही कवि भी कहना चाहते हैं, नागार्जुन जी भी यही बात कहते हैं, सब कुछ है। इसीलिए तो क्यों, क्योंकि तुम नहीं हो ना इस वक्त मेरे पास, इसीलिए मुझे तुम्हारी याद आती है। अब क्योंकि तुम मुझे याद आती हो, इसलिए तुम्हारे साथ मुझे मेरा गांव भी याद आता है, क्योंकि मैं और तुम गांव में ही तो रहते थे। याद आता है मुझे, कहता है याद आते स्वप्न जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंख, स्मृति विहंगम की कभी थकने ना देगी बांख। मुझे वो स्वप्न, वो ख्वाब याद आता है। कौन सा, जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंख, स्नेह प्यार से भीगी हुई, अमृत में अमृत से भरी हुई आंखें। स्मृति विहंगम, स्मृति यहाँ रूपक अलंकार हो गया, स्मृति यादों रूपी पक्षी की कभी तक थकने ना देंगी पांख। कहते जब तुम्हें किसी की इंतजार होती है तो ये आंखें खुली रहती हैं। कहते हैं कि मरने के बाद भी मेरी आंखें रही खुली, मरने के बाद भी मेरी आंखें रही खुली, आदत जो पड़ गई थी इंतजार की। तो मेरी आदत ही पड़ गई थी, मैं इंतजार ही करता रहता। तो कहते इंतजार में तो आंखें खुली ही रहती हैं, स्मृति विहंगम की, तुम्हारी यादों रूपी पक्षी की। कहता है पांखें कभी थकी नहीं, मैं हमेशा तुम्हें याद ही करता रहा। याद आता है मुझे अपना वह तरूणी ग्राम,
अपने गांव का नाम लेकर याद करता है कि मुझे वो अपना तरुणी ग्राम याद आता है। याद आती हैं लीचियां वो आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। वो धरती के भाग जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। कवि कहता है कि मुझे याद आता है अपना वो गांव जहाँ पर आम लगते थे, लीचियां लगती थी। वो रुचिर, वो प्यार से भरा हुआ वो धरती का वो भाग जहाँ की मिट्टी की खुशबू में मैं पला बड़ा हुआ। मेरे कदम जहाँ पेड़ों पर चढ़े, जहाँ पर मैंने फलों को तोड़ा और मैंने उनकी खुशबू के साथ उन्हें खाया पिया और जिया। याद आते हैं धान के खेत, धान जहाँ पर चावल बिचता है। मिथिला के रुचि, मिथिला के रुचिर भूभाग याद आते हैं। मुझे वो धान याद आता है। याद आते कमल कुमुदनी और तालम ताल मखान। वो कहता है मुझे कमल के फूलों के तालाब याद आते हैं। ताल मखान, उस तालाब में जहाँ मखानों फूल उगता है, खत्म हो जाता है कमल का तो फिर ताल मखाने लगते हैं। उसमें मखाने के बीज होते हैं, तुम उसे तोड़ कर खा सकते हो। मखाने याद आते हैं। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के, रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। कहता है मुझे वो याद आते हैं शस्य श्यामल। शस्य श्यामल, श्यामल रंग होता है, देखो शस्य होता है हरा भरा रंग, श्यामल होता है जैसे आप एक पेड़ को देखेंगे, एक तरफ उसकी धूप आती है और दूसरी तरफ छाया होती है। जहां पर धूप आती है वो शस्य रंग है, हरा भरा, और जहां पर छाया होती है वो श्यामल रंग है। तो वो क्या कहते हैं, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के, रूप गुण अनुसार रखे गए वे नाम। मुझे उनके वो नाम याद आते हैं जो रूप गुण के अनुसार रखे जाते थे। जैसे तुम देखोगे अपने घरों में कि किसी का नाम चीकू रख देते हैं, कहते छोटा होता ये चीकू की तरह था। किसी का नाम कीनू रख देते हैं क्योंकि जब ये पैदा होने वाला था तो उसकी माँ ने बहुत सारे कीनू खाए थे, है ना। तो कहता है गोबर रख देते हैं। आपने प्रेमचंद जी के उपन्यास का पढ़ा होगा, गोबर है उनका एक मुख्य पात्र जो है, तो वो क्या गोदान का। तो कहते हैं मुझे रूप गुण अनुसार रखे गए वो नाम याद आते हैं। कवि कहता है याद आते वेणुवन, वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। मुझे वो वेणुवन याद आते हैं, मुझे वो नीले रंग के वो तालाब याद आते हैं, मुझे अभिराम बहुत ही सुंदर वो सब चीजें याद आती हैं। मतलब मुझे भूभाग याद आता है, मुझे धरती याद आती है, मुझे तालाब याद आते हैं, मुझे वन याद आते हैं। कहते हैं मुझे वो हर सौंदर्य याद आता है जो मेरे गांव में यहाँ वहां बिखरा पड़ा था। धन्य है वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे पर्यंक, मेरे लिए पर्यंक। धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्य पानी और भाजी सा। धन्य वे, कहता है वो मृदुलतम अंक, मृदुल कोमल, तम उससे भी कोमल से कोमल से कोमल से कोमल से भी कोमल ज्यादा। कहता है अंक गोद, मुझे वो गोद याद आती है। कोमल सी गोद किसकी होगी। हुए थे मेरे लिए पर्यंक, जो मेरे लिए कीचड़ से सन गए। तुम देखोगे कि एक बच्चा कीचड़ से लथपथ भागा हुआ आता है, उसकी माँ उसे फट से गोद में उठा लेती है। कभी नहीं सोचती उसकी साड़ी गंदी हो जाएगी, उसके कपड़े मैले हो जाएंगे, वो खुद गंदी हो जाएगी, कभी नहीं सोचती। तो वो कवि कहता है कि मुझे अपने माता और पिता याद आते हैं जिनकी गोद को मैंने ना जाने कितनी बार कीचड़ से सना होगा। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, धन्य है मेरा वो किसान भाई, कहता है जिनकी उपज के भाग अन्य पानी और भाजी साग। जो अपने खेतों में सब्जी भाजी पानी लगाते हैं, सब्जी भाजी बीजते हैं, फूल फल और कंद मूल अनेक विध मधुमास। वो कहता है जो फल फूल लगाते, फल भी तुम्हें पता है वृक्ष पर लगता है, फूल भी जो आते हैं, कंद होता है मूल। देखो मूल जैसे गाजर है वो मूल है, जड़ है। कंद आलू जो है वो कंद है, जो जिसे आप स्टेम का बढ़ा हुआ भाग कहते हैं। अनेक विधि से शहद मांस, वो पशु पक्षी सब याद आते हैं। विपुल उनका ऋण, उनका तो ऋण है मेरे ऊपर, मैं कर्जदार हूं उन सबका। कहता है सधा सकता ना मैं दशमांश। मैं आज अपनी राय आएगा। हमारे यहाँ एक धर्म अनुष्ठान में ये कहा जाता है कि हम जितना भी कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा हमें दान दे देना चाहिए।
तभी हमारी कमाई सार्थक होती है। तो कवि कहता है, विपुल उनका ऋण, उनका तो इतना ऋण है, सधा सकता ना मैं दशमांश, मैं तो उसका 10वां अंश भी लौटा नहीं सकता। मैं तो इस भी काबिल नहीं हूं कि मैं उस ऋण को चुकाने के लिए आज जो मेरे पास है, कहता है, अगर मैं चुकाना चाहूं तो मैं उसका 10वां हिस्सा भी उस कर्ज का नहीं चुका सकता। ओ यद्यपि पड़ गया हूं दूर उनसे आज, अपने माँ बाप से, अपनी जमीन से, अपनी मातृभूमि से, अपने दोस्तों से, अपने बागों से, कहता है कि मैं आज चाहे कितना भी दूर पड़ गया, हृदय हृदय से पर आ रही आवाज, धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ ना मैं असहाय, यहाँ भी तो मैं हूँ ना मैं, यहाँ भी तो हूँ ना मैं असहाय, यहाँ भी व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। तो कवि क्या कहता है कि यहाँ पर मैं मानता हूं मैं एक समाज में रहता हूं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। फिर क्या कहता है, ओ यद्यपि पड़ गया हूं दूर उनसे जो मेरे अपने थे, हृदय से पर आ रही आवाज, मेरे दिल से एक आवाज आती है, धन्य है वे लोग, धन्य है वो समाज जहां मैं रहता था, जो मुझे प्यार करते थे, वो सब लोग धन्य हैं, वो समाज धन्य है। यहाँ भी तो मैं ना हूं असहाय, मतलब मैं यहाँ असहाय नहीं हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें सबको बहुत याद करता हूँ इसलिए मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, मेरे पास कोई मदद नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। कवि कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर असहाय नहीं हूँ, यहाँ भी व्यक्ति और समुदाय हैं, यहाँ पर भी व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पर भी लोग समूहों में रहते हैं, किंतु जीवन भर भी रहूं, मैं यहाँ पर जीवन भर भी रहता रहूं, तब भी लोग मुझे प्रवासी ही तो कहेंगे, विदेशी ही तो कहेंगे। हाय, यही तो मेरा दर्द है कि मैं विदेश में रहता हूँ, सब साधन है मेरे पास, लोग भी हैं, मेरी मदद भी करते हैं, मेरे अपने भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मुझे प्रवासी ही तो कहेंगे, मैं इनका अपना तो नहीं हो सकता। एक विदेश में रहने वाले का ये दर्द है कि तुम कितना भी रहो, कितना भी कमा लो, लेकिन तुम वहां पर ये हक से नहीं कह सकते ये देश मेरा है, ये जमीन मेरी है और मैं इस देश का बाशिंदा। कहता, आहे हाय, मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख। कहता है, हाय, मरूंगा तो चिता पर 2 फूल तो लोग डाल देंगे, लोग श्रद्धांजलि तो दे जाएंगे, पर क्या वो दर्द महसूस कर पाएंगे जो मेरे अपने कर पाएंगे। देखो, किसी के जाने का दुख तो होता है, हम अखबार में एक खबर पढ़ते हैं, एक दुर्घटना घटी, उसमें 10 लोग मारे गए, बहुत दुख होता है, पर कितनी देर, कभी 10 मिनट, कभी 10 घंटे, कभी 10 दिन, बस भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने ही घर से अपने किसी प्यारे को, किसी आत्मीय को, किसी प्रिय को अलविदा देते हैं, वो दर्द हम कभी नहीं भूल पाते। तो कवि क्या कहता है कि लोग ये कहकर भूल जाएंगे कि एक प्रवासी था, मर गया, 2 फूल उसकी चौखट पर डाल आए तो डाल आए, बस इतना ही तो पा सकूंगा मैं। कहता है, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा पर तस्वीर में रहूंगा, मूक चुपचाप, संध्या नभ में पश्चिमांत समान, कैसा, जैसे सांझ ढल जाती है, पश्चिमांगत में के समान, जैसे सांझ ढल जाती है, नभ में, आकाश में, लालिमा का जब करूं आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूरी दिल की तूफान। कहता है, मैं बिल्कुल मौन चुप एक तस्वीर में तुम्हारे सामने रहूंगा, मैं जब इस तरह की स्थिति याद करता हूं कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा और मैं तुम्हारे सामने एक तस्वीर में चुप मौन रह जाऊंगा, तो कवि कहता है, मुझे वो सांझ याद आती है जब सूर्य पश्चिम में ढल जाता है, सारे का सारा आसमान लालिमा से भर जाता है, लेकिन एक करुणा, एक दर्द, बिछुड़ जाने क्या
एक उदासी का भाव मन में छा जाता है। सुना करता हूँ सुमुखी, सुमुखी, ए सुंदर चेहरे वाली मेरी प्यारी पत्नी, मेरी प्यारी प्रिय, मेरी प्रियतमा, उस काल मुझे तुम्हारा वो सिंदूर तिलकित भाल बहुत याद आता है, क्योंकि तुम ही मेरी प्राण हो, तुम ही मेरी आत्मीय हो, तुम ही मुझे प्यार करती हो और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो देखो ये कविता 2-3 मंजर तुम्हें दिखाती है। सबसे पहले सिंदूर के माध्यम से कवि अपनी परंपरा को दिखाना चाहता है कि एक सुहागिन सदैव अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, जो कि उसके सौभाग्य का प्रतीक होती है। फिर वो कहता है क्योंकि वो मेरी पत्नी है, इसलिए उसके साथ उसे उसका गांव याद आता है, क्योंकि गांव में वो रहते रहे थे और उस गांव के साथ उसे अपनी धरा, अपनी जमीन, अपनी माटी, अपनी खुशबू याद आती है। अभिप्राय यह है कि कवि अपनी पत्नी के माध्यम से अपने सात्विक प्रेम को याद करता है, अपने दोस्तों को याद करता है, सबको याद करता है जो जो उसके जीवन में उसे आत्मीयता देते चले गए। अपने माता पिता को याद करता है, दोस्तों को याद करता है। तो कवि कहता है कि जैसे सांझ ढलती है ऐसे ये जीवन ढल जाता है, जैसे दिन छिप जाता है ऐसे जीवन समाप्त हो जाता है और हम मूक तस्वीरों में चुप पड़े रहते हैं। तो कहते हैं मोए कंधे पे चले जाते हैं और इंसान अपने धंधों पे चले जाते हैं, एक दर्द अपने दिलों में लेकर हमेशा हमेशा हम जीते रहते हैं, लेकिन हम अपने प्यार की कीमत को कभी लौटा नहीं पाते। याद आता है मुझे तुम्हारा वो सिंदूर तिलकित भाल।